5 नंबर सवाल को ज़रा सही से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधि के संबंध में कथन पर चर्चा करें। इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है कि पेनिनसुलर इंडिया इज़ मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज। डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये आपसे कहा जा रहा है। इसी प्रकार से उसका बी वाला भाग भी पढ़िए, छठा पढ़िए, कोई सा भी पढ़िए। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से सवालों को लिखा जाता है। 73rd बीपीएससी के लिए हम लोग सीखेंगे। 5 जुलाई से मैंने शुरू किया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को कॉपी जब आ चुके हैं तो इवैल्यूएशन करने के बाद एक वीडियो हर बार ही मैं इस तरह से कई सारे बनाता हूँ जिसमें समझाता हूँ कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। ओके, तो इसी को शुरू कर। लेकिन इन सवालों से शुरू करेंगे तो ये तो बहुत एडवांस सवाल लग रहे हैं, ये तो हल ही नहीं होगा। ये कहाँ के सवाल हैं भाई? ये GS2 पेपर सवाल है 70 बीपीएससी मेंस का। इसी प्रकार 71 मेंस का भी इसी लेवल का सवाल है। सवाल तो आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर सकते हैं। ये उन बच्चों को समझाने के लिए था जिन्हें लगता है कि डायरेक्ट PYQ से हम लोग शुरू करेंगे तो लिख ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप वाइज में चलना पड़ता है। आज डे 4 था, 5 तारीख से हमने शुरू किया है। 5, 6, 7 और 8 है आज मैंने ये सवाल दिया है। ये NCERT 6 से सवाल उठाया गया है, चैप्टर 5 से। मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। इसके ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिखा जाता है और सवाल को लेकर के अप्रोच क्या रखा जाता है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सवाल आता है मन मस्तिष्क में कि अगर पढ़ा नहीं है सिलेबस को तो क्या लिख सकते हैं? अगर पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं क्वेश्चंस को? तो आप अभी जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो आप डायरेक्ट आज ही कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं, है ना? आप 5वीं क्लास पढ़ रहे थे और डायरेक्ट बीपीएससी की तैयारी आपने शुरू कर ली है, तो इसलिए लिखेंगे कैसे? क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हमारा तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, 12th भी नहीं हुआ है, 10th भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ तो नहीं होता है। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ग्रेजुएट तो कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। कुछ बच्चे मास्टर्स भी कर चुके होंगे और कुछ तो ऊपर से उसके ऊपर भी पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे जॉब कर रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा होगा जीवन में। ग्रेजुएशन में तो लिखा होगा, थोड़ा बहुत ही सही, नोट्स में से देख कर ही, कुंजी में से देख कर के, लेकिन लिखा तो होगा ही, तभी तो ग्रेजुएशन पास हुए हैं। तो अगर आपने उतना भी लिखा है तो ये लिखना आपके लिए आसान होता है। आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहला सवाल चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए उसे हम लोग कहते हैं विल पावर, कि लिखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे लिखना है, तभी आप लिख पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो 1 से 2 दिन में आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि लिखने का जो प्रोसेस होता है, शुरुआत करने का जो प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लेंदी होता है, संघर्षों से भरा होता है। उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, गलती करना पड़ता है, तब जाके आप सीखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए इच्छा शक्ति। सेकेंड, आपको सवाल चाहिए। तो सवाल कहाँ से लें? अभी क्या PYQ डायरेक्ट उठाएं? मुश्किल होगा आपके लिए डायरेक्ट PYQ को हल करना। पहले के PYQ आप हल कर भी सकते हैं, आज से 10 साल पहले के वाले PYQ जो हैं, लेकिन हाल फिलहाल के PYQ आपसे हल नहीं हो पाएंगे। और PYQ को उसके आंसर में से देख करके हल कर लिया तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो PYQ भी डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए। बेसिक सवाल आपको उठाने चाहिए, जैसे कि NCERT बेस्ड आप सवाल उठा सकते हैं। 6 NCERT से उठा लीजिए, 7 से उठा लीजिए, 8 से उठा लीजिए। उसके चैप्टर के पीछे जो दिए रहते हैं, आप उन सवालों का अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते तो मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं। या तो मैं जो सवाल देता हूँ डेली पोस्ट करता हूँ NCERT बेस्ड, उसे अभी आप लिख सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है कि लिखना आना चाहिए। लिखना आने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए भाई? इंट्रो चाहिए, मेन बॉडी चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। कलम ही नहीं चलता है, पता ही नहीं लगता कि पहला शब्द क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें, क्या लिखना शुरू करें, तब तो जा कर के लिखेंगे ना। आ भी रहा होता है, जैसे एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है? पृथ्वी की गतियाँ। कल ही मैंने दिया है लिखने के लिए। क्या आपको नहीं पता है कि घूर्णन गति, परिक्रमण गति होती है, या अक्षांश देशांतर है? मैं आपको बोलूँ कि देशांतर क्या होते हैं, लिखिए।
तो आपको देशांतर दिमाग में तो आइडिया है कि भाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल के जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उसको देशांतर रेखाएं हम लोग कहते हैं। लेकिन आप उनको शब्दों में ढाल करके लिख नहीं पा रहे हैं, आपका कलम नहीं चल रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं जाती है, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ये कलम नहीं चल पा रहा है। इसी प्रकार से अक्षांश के साथ भी है। अक्षांश क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय दूरी पर खींची गई बिंदु को हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है दरअसल में, देखिए मेरा वीडियो हवा हवाई नहीं होता है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कंटेंट है, थोड़ा बहुत भी मुझे पता है या नहीं पता है उनके लिए तो मैं बताऊंगा ही। मैंने पढ़ा हुआ है, नॉलेज भी है, लेकिन कलम नहीं चल रहा है क्योंकि शब्दों को केवल पढ़ा है आज तक, उसको लिखा नहीं है। जैसे सबसे आसान टॉपिक उठाते हैं 1857 का विद्रोह, सबसे आसान टॉपिक है बीपीएससी के हिसाब से और हर साल पूछा जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम को लिखिए। दो ही चीज़ है इसमें, पहला 1857 विद्रोह कारण और दूसरा परिणाम है। पता भी है भाई कारण क्या है, कारण को बांट भी लिया, तात्कालिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सब जिह्वा पर रटा हुआ है। लेकिन जीवन में कभी कलम उठा करके उसको लिखने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जब मैंने बोला कि आप लिखिए इसे, तो आप उसे लिख नहीं पा रहे हैं, आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, कलम नहीं चल रहा है। 1857 का टॉपिक तो एक बार को फिर भी हो गया कि सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा फैक्ट नहीं पता होगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो आप ऐसा काम कीजिए, ध्यान देना भाइयों बहनों, कोई नहीं सिखाता इस तरह से। आप ऐसा काम कीजिए, अपने बारे में 100 वर्डों में, 100 शब्दों में लिखिए, जो इच्छा हो रही है आपकी आप लिखिए अपने बारे में। लिख करके देखिए, अपने बारे में 500 शब्दों में लिखिए। क्या आपका अब भी कलम चल रहा है? क्या आपके पास अब भी कंटेंट की कमी है? कंटेंट की कमी तो यहाँ पर असंभव है, इम्पॉसिबल है भाई, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप अपने बारे में तो आपसे बेहतर ईश्वर को भी नहीं पता होगा, भगवान को भी नहीं पता होगा। अगर आप अपने बारे में भी नहीं लिख पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लेखन शैली की कमी है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। और ये कैसे दूर होता है, लेखन शैली की कमी कैसे दूर होता है? लिखने से। लिखने की शुरुआत कहाँ से करते हैं? जहाँ से मन हो वहाँ से लिखो, जो मन है वो लिख दो। पहली बार यहीं से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ों पर कि कैसे किसी सवाल को समझा जाता है, कैसे इंट्रो लिखा जाता है, कैसे मेन बॉडी लिखा जाता है, कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है, सवाल को कैसे ब्रेक करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीज़ ज़रूर ही करना है। आज ही मैंने सवाल पोस्ट किया था, तो कल परसों पोस्ट किया हो, तो उस पर एक महानुभाव ने कहा कि बच्चों वाले सवाल हैं। बच्चों वाले सवाल जब आप करना शुरू करते हैं ना, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए पहला स्टेप नीचे ही होता है, वहाँ से स्टेप वाइज आप शिखर तक जाते हैं। डायरेक्ट शिखर पर जाने का कोई रास्ता आज तक तो नहीं बना है, छलांग भी नहीं लगा सकते आप तो स्पाइडरमैन के जैसे। ये कहाँ से सवाल लिया गया है? 6 एनसीईआरटी से यह सवाल लिया गया है। चैप्टर 5 पृथ्वी के परिमंडल, ये नाम ही है चैप्टर का। सवाल को ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं और आप भी पढ़ के इसी प्रकार से हल करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की चर्चा करें। कीवर्ड 1, ठीक है। पृथ्वी के सभी महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पृथ्वी के सभी महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं भाई पृथ्वी पर? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इतने सारे हो गए ये तो। एशिया महादेश बाकी महादेश से अलग कैसे हैं? तो इस सवाल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? पहला है पृथ्वी के प्रमुख
परिमंडल की चर्चा करें। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, परिमंडल की चर्चा करें। डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कंटिनेंट इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में सभी प्रमुख महाद्वीपों की चर्चा करें। ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा है एशिया महादेश बाकी से अलग कैसे है, ये हो गया तीसरा हिस्सा। अब सवाल तो समझ में आ गया, अब कंटेंट कहाँ से लाएं, है ना। सवाल तो आ गया भाई, कहाँ से लाएं। पहली बार लिख रहे हैं सर, 73 के लिए कोचिंग भी कर लिया, उसमें भी नहीं लिखाया, कहाँ से कंटेंट लाएं। तो कंटेंट भी मैं दिखाता हूँ कि क्या कंटेंट चाहिए होता है और कहाँ से उसे लाना होता है। ओके, देखिए एनसीईआरटी की किताब है, कक्षा 6 भूगोल की पाठ्य पुस्तक। इसके चैप्टर 5 पर चलते हैं हम लोग, चैप्टर 5 पर चलते हैं। चैप्टर 5 40 नंबर पेज में है शायद, हाँ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। भूमंडल होता है, वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है। भूमंडल के बारे में लिखेंगे, वायुमंडल के बारे में लिखेंगे, जलमंडल के बारे में लिखेंगे, और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जीवमंडल, जीवन का निर्माण होता है। इनमें से किसी एक को भी हम लोग हटा देंगे तो जीवन का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या था कि पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताएं। तो यहाँ पर तीनों परिमंडल के बारे में आप चर्चा करके बता सकते हैं कि कौन कौन से परिमंडल हैं। देखिए यहाँ पर भूमंडल के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि महाद्वीपों के बारे में बताया गया, जलमंडल के बारे में बताया जाता है और वायुमंडल के बारे में बताया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट हिस्सा था पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, उसकी विशेषताएं हैं। यूरोप महाद्वीप है, उसकी विशेषताएं हैं। अफ्रीका की विशेषताएं हैं। उत्तरी अमेरिका की विशेषताएं हैं, और इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका सब की विशेषताएं दी गई हैं। जलमंडल के बारे में भी लिखेंगे आप लोग, फिर उसके बाद से वायुमंडल के बारे में भी छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 परिमंडल हैं, लेकिन उसमें से स्थल मंडल है, उसी स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार के महाद्वीप जो हैं वो मौजूद हैं। मेजर 7 जो हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। ये क्या हो गया, ये सवाल का कंटेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको लिखना कैसे है, इंट्रो कैसे बनाएं, मेन बॉडी में क्या क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या क्या लिखेंगे, अब ज़रा वो समझाता हूँ मैं। और ये भी फिर पता चलेगा कि क्यों रेफरेंस बुक की आवश्यकता पड़ती है। क्या एनसीईआरटी पढ़ के बीपीएससी पीटी मेंस हो जाता है? संभव ही नहीं है, असंभव है ये चीज़। क्यों भाई? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के अगर होता तो ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी की एग्ज़ाम थोड़ी ना होता, 12th के बाद ले लेते वो लोग। अभी अभी स्कूल करके आए हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम दो, पास करो, कलेक्टर बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, है ना। इसीलिए ये एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद होता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से आप सीख ज़रूर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मेंस पास करना मुश्किल होता है। सीखने के लिए सबसे बेहतर यही है दुनिया में, और मेंस पास करने के लिए आपको रेफरेंस बुक का भी सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इंट्रो, मेन, कंक्लूजन लिखना भी ज़रा बता देता हूँ। इंट्रो कैसे लिखते हैं? देखिए, कोई भी सवाल हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इंट्रो का मतलब होता है उस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है और क्या आप बताना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत जो करते हैं उसी को हम लोग इंट्रो कह देते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो कभी भी इंट्रो वर्ड का यूज नहीं किया जाता है कॉपी पर। मैं एक कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। इंट्रो जब भी ज्योग्राफी में लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो चीज़ पूछा गया है उसके बारे में बताएं। क्या है? परिमंडल। तो परिमंडल क्या है इसके बारे में बताएं कि पृथ्वी मुख्य रूप से जिन चीज़ों से, 3 मूल चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये पृथ्वी के महत्वपूर्ण भाग हैं जो तीनों मिलकर के पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करते हैं। इन्हीं तीनों को पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह मात्र नहीं है, पृथ्वी पर जल, स्थल और वायु तीनों मौजूद हैं। इन्हीं तीनों कारण से पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता संभव हो पाता है। इन तीनों को सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? इन तीनों भागों को परिमंडल कह देते हैं। ये मैंने क्या किया, परिमंडल शब्द की परिभाषा को अपने शब्दों में तोड़ा, पढ़ा मैंने किताब से क्या कहा गया है, उस कहने के बाद, पढ़ने के बाद से हमने उसको अपने शब्दों में तोड़ा, और उसके अपने शब्दों में तोड़ने के बाद से हम उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो गया? इंट्रो हो गया। इंट्रो हमेशा छोटा, 2 लाइन, 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा
3 से 3:30 4 तक जाइए, उससे ज़्यादा कभी भी मत जाइए। एग्ज़ामिनेशन में ऐसा समय भी आता है GS2 का एग्ज़ामिनेशन में कि आपको समय नहीं रहेगा कि आप इंट्रो भी लिखें। तो इंट्रो में सबसे बेहतर जो माना जाता है सीधे परिभाषा लिखें, प्रश्न से जुड़ा हुआ जो लाइन है, जैसे परिमंडल है तो परिमंडल की चर्चा कर दें, और 3-4 लाइन से ज़्यादा कभी भी ना जाएं। तो इसको हम लोग इंट्रो कहते हैं। मैं एक दिखाऊंगा, आंसर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या उसमें गलती कर रहे हैं। उसके बाद से दूसरा हिस्सा आता है क्या, मेन बॉडी का। मेन बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं भाइयों बहनों? तो सबसे पहला है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की चर्चा करें। तो परिमंडल कौन कौन से हो गए भाई? वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, और कौन से हो गए तो आपका जलमंडल हो गया। तो इन तीनों के बारे में हम बेसिक से चीज़ें बताएंगे। पहला स्टेप क्या हो गया? इन तीनों के बारे में बेसिक चीज़ों को हमें बताना है। दूसरा हिस्सा क्या हो गया? दूसरा पूछा है कि महाद्वीपों के बारे में बताएं। तो 7 प्रमुख जो महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप से शुरू कीजिए क्योंकि सबसे बड़ा है ये। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में लिखिए। कैसे लिखना है, अब यहीं पर आपको रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ता है। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो बेसिक सा नॉलेज दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया भी है कि NCERT जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है हर महाद्वीप के बारे में। देखिए, एशिया के बारे में 4 लाइन में लिखा हुआ है, यूरोप के बारे में 4 लाइन में लिखा हुआ, अफ्रीका के बारे में 5-6 लाइन लिखा हुआ है, उत्तरी अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है, और दक्षिण अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है। क्या इन 4 लाइन लिखने से हमारा मेंस का आंसर हो जाता है क्या? बेसिक स्तर पर तो हो जाएगा, लेकिन एडवांस स्तर पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन 4 लाइनों से ज़्यादा भी तो लिखना पड़ सकता है। अभी तो मैंने 3 पेज में लिखने को आपको कहा है। हो सकता है एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए ये सवाल, वहाँ पर 5 पेज आपको लिखना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहीं पर हमें चाहिए होता है कि बेसिक से ज़्यादा एडवांस लेवल के कुछ स्रोत हों हमारे पास में, जिसका हम अध्ययन कर सकें, और वहाँ पर हमें एशिया के बारे में थोड़ी और जानकारी मिले, अफ्रीका के बारे में थोड़ी और जानकारी मिले, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी और जानकारी मिले। क्योंकि बेसिक जानकारी तो हमारे पास NCERT से आ चुकी है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं। जैसे इसमें एशिया के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यूरोप के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, अब इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो इसमें दरअसल में 2.5 लाइन लिखा हुआ है यूरोप के बारे में। क्या यूरोप के बारे में 2.5 लाइन ही होना चाहिए क्या? यूरोप में आल्प्स है, ये कौन बताएगा? यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वोल्गा से लेकर के डैन्यूब तक हैं। ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। यूरोप के समाज के बारे में क्यों ना हम बताएं कुछ, यूरोप के मौसम के बारे में क्यों ना बताएं हम कि वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये सब जानकारी मैं कहाँ से लाऊंगा? तो ये सब आपको रेफरेंस बुक में ही मिलता है। इसी कारण से आपको रेफरेंस बुक यहाँ से एडवांस लेवल पर जाते हैं तो पढ़ना पड़ता है। कौन सा पढ़ें? दृष्टि क्विक IAS की, दृष्टि IAS क्विक ज्योग्राफी जो आती है वो पढ़ सकते हैं, या कोई और किताब हो आपके पास में तो वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कंटेंट हो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमने क्या किया, हमने सवाल के दूसरे हिस्से को भी लिख लिया। दूसरा हिस्सा क्या था भाई? तो दूसरा हिस्सा जो था उसमें था महाद्वीपों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। अब तीसरा हिस्सा है कि एशिया महादेश जो है बाकी से अलग कैसे है। तो एशिया महादेश अलग कैसे, इसके बारे में क्या होगा भाई कि एशिया के डिफरेंस क्या क्या हैं बाकी से, ये हमें बताना है। तो हमें बता सकते हैं कि एशिया का इतिहास बिल्कुल अलग रहा है। यहाँ पर बहुत प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, यहाँ के देश बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ के देश पुरानी सभ्यताओं वाले हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हिमालय जैसे बड़े पर्वत श्रेणी हैं यहाँ पर मौजूद, जो दुनिया के हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान भी है, गोबी का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान भी और भी है। एशिया में विश्व की बड़ी बड़ी नदियाँ भी पाई जाती, गंगा से लेकर के चीन की बहुत सारी नदियाँ हैं। रूस का भी बहुत सारे भाग है जो है एशिया में पड़ता है। यहाँ पर जापान, चीन जैसे, दक्षिण कोरिया जैसे इंडस्ट्री वाले देश भी हैं। तो भारत, चीन जैसे कृषि प्रधान देश भी हैं, इंडस्ट्री प्रधान देश भी हैं।
तो इस प्रकार से आप एशिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ में। फिर नस्लीय बदलाव को बता सकते हैं कि नस्ल किस प्रकार से एशिया में अलग है, कृषि का कल्चर किस प्रकार से अलग है, समाज किस प्रकार से अलग है, मौसम किस प्रकार से अलग होता है, यहाँ पर शीत में वर्षा अधिक होती है कि ग्रीष्म में वर्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप डिफरेंशिएट करके बता देंगे। उसके बाद से बारी किस चीज़ की आती है कि कंक्लूजन को कैसे लिखना होता है। तो कंक्लूजन में कुछ भी नई बात जोड़ना नहीं होता है, पुरानी बातों को कंक्लूड करके हम एक जगह लिख देंगे कि परिमंडल जो है वो अलग अलग नहीं है, उन सब के मिलने से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। बड़े बड़े महाद्वीप जो हैं, महादेश हैं, उन सभी का निर्माण, उन सभी पर सभ्यताओं का निर्माण, संस्कृति का निर्माण सब कुछ इन्हीं के मिलने से हुआ है। तो इस प्रकार से आप छोटा सा कंक्लूजन लिख करके एंड कर सकते हैं। कंक्लूजन में होता क्या है, तो पूरी बात को जोड़ना है, कोई नई जानकारी नहीं लिखना है। जो बात आपने ऊपर लिखी है उसी को 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करके लिख देना है। अभी तो एक ही सवाल है, और भी सवाल लेकर के मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। एक ज़रा कॉपी के ज़रिए समझते हैं। ये कॉपी किन्हीं का है, नाम नहीं बताना चाहिए। अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं जब भी आंसर राइटिंग करवाता हूँ, आप सभी को पता होगा, अगर तो आप भी जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना हो डेली लिखने से तो, क्योंकि अभी एक ग्रुप तो पूरा भर गया है, दूसरे ग्रुप में मैंने ऐड करना शुरू किया है बच्चों को। तो अगर आपको जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर रहता है और लॉन्ग टर्म का होता है, बहुत ही संघर्षों से भरा होता है ये चीज़ करना। डेली आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि आज क्या लिखना है, आज क्या लिखना है, आज क्या पढ़ना है। नोट्स बनता जाएगा। इसका जब मैं मॉडल आंसर दूंगा तो नोट्स जैसा होता जाता है। भूगोल पृथ्वी, देखिए क्या लिखा हुआ है, भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं और इसका हमारे जीवन से में क्या महत्व है। भूगोल पृथ्वी, उसके प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण और उसके परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह केवल पृथ्वी की भौतिक संरचना का नहीं बल्कि मानव जीवन संसाधन, जलवायु, पर्यावरण तथा आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। क्या इतना सारा लिखना चाहिए था? इतना सारा नहीं लिख करके आप छोटा सा लिखते कि यह केवल पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन नहीं बल्कि मानव जीवन, संसाधन, जलवायु, पर्यावरण इत्यादि चीज़ों का भी अध्ययन करता है। ऊपर के 3 लाइन को आप हटा सकते हैं, जिससे क्या होगा भाई, जिससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे भी सटीक परिभाषा अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। वैसे इंट्रो सही है, कुछ ख़राब नहीं है। मैंने बस इनको एक चीज़ कहा कि आप छोटा इंट्रो लिखिए जिससे और भी बेहतर बने। उसके बाद अगला हिस्सा है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या है अगला हिस्सा, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उसके बाद से इन्होंने जो किया कि इन्होंने डायरेक्ट सारा ऐसे ही लिख दिया है। ये कभी भी नहीं करना होता है। एग्जामिनेशन में GS2 पेपर में कभी भी देखिए ऊपर से नीचे तक आपको कहानी जैसा लगेगा, ये कभी भी नहीं करना होता है कि आप इस तरह से ऊपर से नीचे तक सारा कुछ लिख दें, ये नहीं होता है। भूगोल क्या है, भूगोल के थोड़ा सा प्रकार को बता देते कि भाई भौतिक भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल होता है, सामाजिक भूगोल होता है ना। एक पृथ्वी का छोटा सा फोटो बना देते कि इस तरह से पृथ्वी दिखती है, इसी का अध्ययन हम लोग करते। भूगोल में है क्या, और पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी कैसे बनी से लेकर के पृथ्वी पर कौन रहते हैं, यहाँ तक का अध्ययन पूरा भूगोल में ही होता है। तो उसके बाद से इन्होंने सारा कुछ लिखा है, जो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। इन्हें भी मैंने यही कहा है कि आपका कंटेंट भले ही कितना भी बेहतर हो, लेकिन जब तक आप उसको समुचित ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आपका उत्तर इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। अब सेम जानकारी के साथ मैं एक और कॉपी आपको दिखाऊं जिसमें यही सब सेम टू सेम जानकारी हो, बस उन्होंने स्पष्ट हेडिंग बनाया हो, स्पष्ट पॉइंट बनाया हो, बुलेट पॉइंट्स बनाए हो, बुलेट पॉइंट में बना करके लिखा हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया हो, एग्जाम्पल को ऐड किया हो, उदाहरणों को ऐड किया हो, पैराग्राफ छोटे छोटे हों उनको, उस आंसर में आप ऑटोमेटिक अधिक मार्क्स देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपको लगेगा कि भाई कंटेंट सेम है लेकिन रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है, इसके कारण से मार्क्स बहुत बदल जाते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखना था, इंट्रो छोटा प्रभावी बना सकते। भूगोल का तात्पर्य क्या होता है, क्या अर्थ होता है, सबसे पहले किसने जिक्र किया, ETC इत्यादि चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, पहला हेडिंग क्या बनेगा, हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। वर्षा, मौसम, हवा, भोजन, मिट्टी, संसाधन सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। उसके बाद अगला हेडिंग होगा महत्व क्या है, इसका महत्व होगा और उसमें पॉइंट्स बनाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से पॉइंट्स बना करके आप लिख सकते हैं कि इसका क्या महत्व है।
फिर निष्कर्ष लिखिए कि भूगोल हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी समझ के बिना मानव सभ्यता का विकास संभव ही नहीं था। मैंने इसमें कुछ भी नया जानकारी ऐड किया है क्या? कुछ भी नई जानकारी नहीं है। जो ऊपर लिखा है उसी को मैंने कंक्लूड करके यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं आंसर राइटिंग की। अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा आंसर राइटिंग में। और इसी तरह के और भी वीडियोज़ आएंगे 73 के लिए। हर वीक कम से कम एक वीडियो तो आएगा ही आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ। इस बार तो मैंने बेसिक समझ दी है। अगली बार से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट, और वहाँ पर दिखाऊंगा मैं कि किसी तरह से कि कितने बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है इसको और कितने ख़राब तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जिन्हें जुड़ना हो मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का। थैंक यू सो मच।